हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला है। लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कर लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। अगर हम रिकैप की बात करें तो हमने अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसको आप बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। इनको अपन क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो क्लासीफाई किया इसको किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और है आपका टर्शरी एक्टिविटी। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है इन जीडीपी और कितने लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, और वो क्यों ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या क्यों कम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और उसके क्या कारण है और उसके क्या सोल्यूशन है, ये भी हमने पढ़े हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई करने के 2 नए तरीकों के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन, और कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क तो हमने कर लिया। आज हम दूसरा तरीका देखेंगे, सेकंड तरीका ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। मतलब उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन कैसी है या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ओनरशिप के बेसिस पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक है आपका पब्लिक और दूसरा है आपका प्राइवेट। पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप्स का रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। नाम में ही दिया हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या जो एम्प्लॉयर है उसकी कंडीशन एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, एक जगह अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर मैं आपको नाम से बोलूं कि कौन सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है, आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइज, क्योंकि जहां पर चीजें सिस्टमैटिक होती है वो बढ़िया है, जहां पर चीजें सिस्टमैटिक नहीं है वो अच्छा नहीं है। तो अब सवाल ये बनता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे और आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स है कि ये जो है सरकारी जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है, और जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको सारी चीजें पता है पहले से और वो सारी चीजें फिक्स्ड है, ठीक है। कैसे फिक्स्ड है इसको आप देखो। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, ठीक है। लोगों के पास में काम कैसा है, रेगुलर है और अश्योर्ड वर्क है, मतलब परमानेंट, एक तरह से परमानेंट जॉब की तरफ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है एंड मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है। कैसे रूल्स और रेगुलेशन, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट एंड ग्रेचुइटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट।
तो सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं कि कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री काम कर रही है तो वो ये रूल्स फॉलो करे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो है तो वो सारे रूल्स फॉलो करती है। तीसरा फीचर देखो, वर्कर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर के पास एम्प्लॉयमेंट की क्या है, सिक्योरिटी है। उनको एकदम से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप उनको जॉब से निकालते भी हो तो आपको एडवांस सैलरी देनी पड़ती है। फिर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। उनके जो काम करने के घंटे हैं वो फिक्स्ड है, मतलब 9 to 5 जॉब आप देखते हो वो क्या है, एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर। काम भी जो है वो परमानेंट है और जो घर काम करने के घंटे हैं वो भी क्या है, परमानेंट। इफ दे वर्क एक्स्ट्रा आवर्स दे मस्ट पेड ओवर टाइम। अगर किसी से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो फैक्ट्री वाला या इंडस्ट्री वाला उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिलती है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ देखोगे ऑन रिटायरमेंट दे रिसीव पेंशन एज वेल, ठीक है। तो एक तरह से ये एक सिस्टमैटिक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है जहां पर एम्प्लॉयर को पता है कि उसके साथ क्या करवा सकते हैं और क्या नहीं करवा सकते। रैंडम कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो इन पे लागू होते हैं और इनको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स वर्किंग आवर्स है, एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स है। आपसे अगर सवाल पूछ ले ऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स लिखो तो आपको ये सारे 7 फीचर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लिखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप इसका उल्टा मान लो। जहां पर वहां पे रेगुलर वर्क था और अश्योर्ड वर्क था, यहाँ पर इरेगुलर वर्क है और अश्योर्ड वर्क नहीं है। वहां पर जहां गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर नहीं फॉलो हो रहे हैं। वहां पर जहां वर्क की सिक्योरिटी है यहाँ पे वर्क की सिक्योरिटी नहीं है। वहां पर अगर फिक्स्ड आवर है तो यहाँ पर फिक्स्ड आवर नहीं है। वहां पर अगर ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो उसके पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे। वहां बहुत सारे बेनिफिट्स थे, जैसे पेड लीव थी, प्रोविडेंट फंड्स था, मेडिकल बेनिफिट्स थे, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पर अगर आप रिटायर हो जाओगे तो पेंशन मिलेगी, यहाँ पर रिटायर हो जाओगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो उन पॉइंट्स का उल्टा कर दो, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अच्छा, इसके एग्जांपल दे देता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सारे कौन से ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, जैसे आप कहीं ढाबे पे चले जाओगे तो वहां पर जो वेटर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कोई ठेले वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको काम की कोई अश्योरिटी नहीं है। कल फैक्ट्री मालिक बोलेगा कि कल से काम पे मत आना तो काम से नहीं आएगा वो, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है उनको। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट लार्जली आउटसाइड गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट बट नॉट फॉलोड। रूल्स और रेगुलेशन तो सरकार ने इनके लिए भी बना रखे हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे हैं। नो जॉब सिक्योरिटी, jobs are low paid and often irregular. No provision for overtime, paid work, holidays, sick leave. Employment is not secure. तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स है। कुल मिला के आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के उल्टे कर दो तो वो सारे फीचर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर मैं बोलूं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करोगे या अनऑर्गेनाइज में, आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कुछ भी चीज फिक्स नहीं है और एम्प्लॉयर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर रूल्स और रेगुलेशन तो सरकार ने बना रखे हैं, सरकार ये देखे कि वो रूल्स और रेगुलेशन वहां पर फॉलो हो रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मोर डिजायरेबल, सीधी सी बात है, बट डज नॉट जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट एंड इज वेरी स्लोली एक्सपेंडिंग। ज्यादा लोग किस में जाना चाहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा और उसकी जो ग्रो करने की जो रफ्तार है वो भी क्या है, धीरे है, ठीक है। फिर देखो, बिकॉज ऑफ दिस मेनी पीपल मूव टूवर्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना काम नहीं है, तेजी से नहीं बढ़ रहा, इसलिए लोग जॉब करने के लिए किधर चले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। कोई अपनी इच्छा से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जा रहा। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है तो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन काम करता है? Many people from SC, ST and backward and tribal area are engaged in organized sector and face social and economic discrimination.
कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसको आप बैकवर्ड क्लास बोलते हो, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए और ट्राइबल्स हो गए। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स फेस्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसलिए जरूरी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। कैसे सोल्यूशन होगा? सरकार ये देखे कौन रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे और उनसे फॉलो करवाए। अगर नहीं कर रहे तो फैक्ट्री मालिक, इंडस्ट्री मालिक के ऊपर फाइन लगाया जाए। अब सवाल आता है कि कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अपन देखेंगे गांव के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, शहर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है। गांव में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, शहर में जो है उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपन ने देखा कि आदमी का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर देखेंगे हु आर एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम। कौन लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन। अभी मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, जो बैकवर्ड क्लास है, एसटीज हो गए, एसटीज हो गए, ओबीसीज हो गए, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल्स हो गए, ये सब आएंगे। रूरल एरिया की अगर अपन बात करें तो जो लोग लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, शेयर क्रॉपर्स मतलब वो किसी दूसरे के खेत पे जाके काम करते हैं, जितना काम किया उतनी उनको हिस्सेदारी मिल जाती है, ये लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आर्टिशंस जो छोटे मोटे कलाकार होते हैं गांव में, ये किसके अंदर आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन हाउ टू प्रोटेक्ट देम। तो पहला क्या सोल्यूशन होता है, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। क्योंकि ज्यादातर गांव के अंदर खेती कर रहे हैं और खेती करने वाले ज्यादातर किसके अंदर आ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो सरकार ये कर सकती है खेती करने के लिए जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो टाइमली उनको मिल जाए और सस्ता मिले ताकि लोग काम कर सके। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, जैसे जो किसान है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा पैसे नहीं है, तो ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास ड्रिलर नहीं है, सीडर नहीं है, तो सरकार उनको इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती है सब्सिडाइज रेट पे। चीप क्रेडिट मतलब सस्ता लोन दे। स्टोरेज फैसिलिटी, किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी, अनाज आ गया है तो स्टोर करने की फैसिलिटी मिले। और मार्केटिंग आउटलेट्स, उनका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए उनको आउटलेट्स मिलने चाहिए ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है थोड़ा बहुत कम हो सके। अब अगर अपन शहरों में देखेंगे तो शहरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, तो शहरों में जो लोग वर्कर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है और उस छोटी मोटी इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो ज्यादातर किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, किसी का घर जाके किसी का घर बना रहे हैं, किसी का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। स्ट्रीट वेंडर, जो ठेले वाले हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। हेड लोड वर्कर्स, जैसे आपने कुली हो गया, जो फिजिकल लोड एक जगह से दूसरी जगह सामान उठा के ले जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। गारमेंट मेकर्स, कपड़े बनाने वाले। रैग पिकर्स, जो आप देखते होंगे ना कूड़ा बीनते हैं, वो भी किस में आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इनका सोल्यूशन हो सकता है गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको रॉ मटेरियल मिले ताकि अपना कोई बिजनेस कर सके। सरकार स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाए ताकि इन लोगों को काम मिल सके, तो ये इनका सोल्यूशन हो सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, कौन सा प्रेफरेबल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा जॉब नहीं है तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं और वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। सवाल बनता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है, तो गांव के अंदर जो लोग हैं वो कुछ है, शहर में जो है वो कुछ और है। गांव के लोगों के अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, शहरों में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो 2 सोल्यूशन यहाँ लिखे हुए हैं और 3 सोल्यूशन गाँव में लिखे हुए हैं। गाँव के अंदर 4 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं और शहरों के अंदर मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो आपसे 1 नंबर का सवाल बन सकता है, शहर के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है, गांव वालों की लिस्ट याद रखनी है, गांव वालों का क्या सोल्यूशन हो सकता है, शहर वालों का क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 2 तरीके की है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। पब्लिक मतलब सरकारी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, एक आदमी की है या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की है। तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और इनका जो मोटिव है वो क्या है, सर्विस। जो सरकारी कंपनी है उनका कभी भी एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सरकारी कंपनी का एम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका एम क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना सस्ती से सस्ती रेट पे। आप देखते हो सरकारी स्कूल फ्री होती है,
सरकारी हॉस्पिटल फ्री होते हैं, तो उनका एम पैसा कमाना नहीं है, उनका एम क्या है, सर्विस देना। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आ जाएगी, जैसे रेलवे हो गया, बीएसएनएल हो गया, और भी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, किसी का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। दूसरा हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो दूसरा है प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, इनका मोटिव सर्विस देना नहीं है, इनका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे रिलायंस हो गया आपका, टाटा हो गया आपका, एयरटेल हो गया आपका, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि सरकार जो है वो सरकारी कंपनी चला रही है और सर्विसेज क्यों दे रही है, फ्री में क्यों दे रही है, ठीक है, क्या वजह बनी कि सरकार भी जो है वो कुछ कंपनीज ओन कर रही है। तो सरकार क्योंकि हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सरकार प्रोवाइड करवाए। और कुछ एसेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये आपको अफोर्डेबल रेट पे चाहिए। तो अगर आप एजुकेशन, हेल्थ केयर प्राइवेट लोगों को दे दोगे तो महंगी हो जाएगी, तो ज्यादातर लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो सस्ती मिले, क्योंकि अगर ये प्राइवेट हाथ में होंगे तो ये क्या होंगे, महंगे होंगे। वाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड ह्यूज मनी ऑन बेसिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट क्यों इतना खर्चा करती है बेसिक फैसिलिटीज पे, इसका रीजन क्या है, इसका एग्जांपल, इसका आंसर क्या है, as government collect taxes from people, it is duty of government to provide basic facilities, for example education, health, food, electricity to all its people. It is also duty of government to provide these facilities at reasonable rate. गवर्नमेंट क्योंकि टैक्स लेती है तो इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बेसिक फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करे और रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करे। ये बेसिक फैसिलिटी आपको प्राइवेट आदमी भी प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन रीजनेबल रेट पे नहीं करवाएगा तो ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार इस पे खर्चा करती है। एट रीजनेबल रेट सो दैट ऑल पीपल इन सोसाइटी हैव एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। इफ दीज बेसिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर दे विल नॉट गेट फैसिलिटीज एट रीजनेबल रेट, इसलिए सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये इतना ही था, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा, पब्लिक और प्राइवेट, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो अगर एक बार में अपन देख लें तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस लेक्चर में हमने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो में बांटा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। फिर हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कौन लोग हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनके क्या सल्यूशन है। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो है, एक है आपकी पब्लिक और दूसरी है आपकी प्राइवेट। फिर हमने देखा गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज के ऊपर क्यों इतना खर्चा करती है। तो इन सब से आपके सवाल बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो आएगा मंडे को, मंडे शाम 4 बजे, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर रहने वाला है और इस चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आएगा, और मैप वर्क में भी दो चीजें पूछी जाएगी। पहला है आपका एयरपोर्ट्स और दूसरा है आपका सी पोर्ट्स। कौन से एयरपोर्ट्स और कौन सा सी पोर्ट को मार्क करना होगा मैप के ऊपर, ये जानना है तो आपको मंडे को हमारी क्लास में जुड़ना पड़ेगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपको मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।